Student, welcome back my new video and this is for class 10 history chapter 1 and topic is the rise of nationalism in Europe. स्टूडेंट ऑलरेडी आप क्लास 9 में हिस्ट्री के चैप्टर 1 में पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में यूरोप के इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया था। 1789 का जो हिस्ट्री था वी वर्ल्ड के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव लाया। इसने मोनार्ची की जगह डेमोक्रेसी को वर्ल्ड में स्टेबल किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से कंटेंट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वह है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यानी कि इस कंटेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस था, जो कि क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा। साथ ही साथ हम नेशंस, द आइडिया ऑफ द नेशन, नेशन स्टेट के बारे में जानेंगे। देन द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बढ़ता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है वर्ल्ड में। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848, 1830 टू 1848 के बीच में क्या क्या हुआ। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो कि वर्ल्ड में ना उस समय क्या था कि जर्मनी और इटली, या यूँ कह सकते हैं कि यूरोप में बहुत छोटे छोटे जो था स्टेट्स हुआ करता था। जैसे आप भारत के बारे में जानते हैं कि 1947 से पहले भारत जो है यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे राजा होते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे, वैसे ही यूरोप में था। लेकिन यह जो प्रोसेस था मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली, इसके बाद जो है ना एक नेशन स्टेट का आइडिया बहुत तेज़ी से बढ़ा। विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशंस, नेशन को जो है एक विजुअल के रूप में दिखाया गया। एंड लास्ट कंटेंट पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो ये टोटल कंटेंट्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट वीडियो है, यानी कि इस वीडियो का एक सीरीज टोटल रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। तो इसमें एक सीरीज बनेगा जो कि इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जो है इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में कि आगे होता क्या है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में आप देखेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत में आप देखेंगे कि एक पिक्चर्स है, एक पिक्चर से इस चैप्टर की शुरुआत होती है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स को दिखाया गया है। अब गौर से इस पिक्चर को देखेंगे तो पाएंगे 3 भाग इसका, नीचे वाला, मिडिल एंड ए अपर वाला भाग। तो ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर बनाया गया था 1848 में। नीचे देखेंगे तो फ्रेडरिक सॉरियो ने इसे बनाया था, जो कि एक आर्टिस्ट थे, और यह पिक्चर्स बनाया था जो कि इनका एक इमेजिनेशन था। इन्होंने एक इमेजिन किया था इस पिक्चर के थ्रू कि आने वाला वर्ल्ड कैसा होगा। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नेशनलिज्म होता क्या है। क्योंकि जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो टॉपिक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि चैप्टर्स नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें चैप्टर्स को समझने और इस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी होगा वो इस वर्ड से समझ में आ जाता है कि नेशनलिज्म क्या है। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज नेशनलिज्म, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म मीन्स इज़ द फीलिंग ऑफ लव टूवर्ड ऑन नेशन, अपने देश के प्रति प्यार की भावना, लगाव की भावना, जिसे ना पैट्रियोटिज्म कहते हैं। तो प्यार दर्शाना, लगाव दर्शाना, यह जो होता है ना नेशनलिज्म कहलाता है। तो ये जो पिक्चर आप देखें तो इसके पिक्चर को बनाने वाला था फ्रेडरिक सॉरियो। इन 1848 फ्रेडरिक सॉरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 print visualizing his dream of the world made of a democratic and social republic। तो इस पिक्चर के थ्रू जो है फ्रेडरिक सॉरियो ने अपना एक इमेजिनेशन किया कि जो वर्ल्ड है, उनका ड्रीम था, सपना था कि वर्ल्ड जो होगा उसमें पूरे वर्ल्ड में सोशल रिपब्लिक बेस्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना होगी। और इस पिक्चर में उसने दिखाया, यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ देखेंगे तरह तरह के जो मुकुट से राजा जो पहनते थे वो सबका पूरा गार्बेज फैला हुआ है। और यहाँ जो पीपल्स है वे जो है जिस स्टैचू के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें
यहाँ पे ऑलरेडी फ्रांस का फ्लैग है जो कि पहुँचा हुआ है, उसके पीछे पीछे अनदर कंट्री है जैसे इटली, जर्मनी, ये सभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, सभी पीपल्स मेन एंड वुमेन सब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और ऊपर जो है गॉड जो है देखेंगे यहाँ पे जीसस क्राइस्ट है, परिया है, और ये सभी जो है ना ब्लेसिंग दे रहा है कि चलो भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, आप सभी लगे रहो, आपको सफलता मिलेगा। यानी कि इसके द्वारा जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की बात की जा रही है, इक्वालिटी की बात की जा रही है। जो कि आपको याद होगा क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन क्या है। तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन जो था वो था इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रैटर्निटी। तो ये जो स्लोगन था, तो इस स्लोगन्स को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है, और यहीं से एक नए वर्ड्स नेशन स्टेट की बात की जाती है। हालांकि ये पूरी तरीके से जो कल्पना था, तो यहाँ से एक न्यू आइडिया निकल कर सामने आती है नेशन स्टेट की। तो नेशन स्टेट की बात की जाए तो नेशन स्टेट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि अ कंट्री ऑफ विच पीपल शेयर कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यू एंड रिलीजन्स। यानी कि नेशन स्टेट जो होता है जिसमें जो एक ही जगह पे जो है या फिर एक से अलग अलग जगह पे, जैसे भारत का एग्जांपल ले तो बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तो ये सभी जो है ना, ये नेशन स्टेट का हम बेस्ट एग्जांपल दिखा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सभी सभी लैंग्वेज अलग यूज़ करते हैं, लेकिन नेशन स्टेट में होता क्या है ना कि एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं, जिसमें लैंग्वेज भी हो सकता है, कल्चर भी हो सकता है, ट्रेडिशन भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है। तो ये सेम लैंग्वेज ट्रेडिशन वाले लोग जो है एक साथ यूनाइट होकर जब आते हैं तो नेशन स्टेट कहलाता है। तो फ्रेडरिक सोरी की इस पिक्चर्स से आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा फर्स्ट कंटेंट आएगा जो कि हम लोगों ने देखा था विथ अ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, तो इसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म था वह आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से। यानी कि 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उससे ही नेशनलिज्म का जो है यहाँ से शुरुआत हो गई थी, यानी कि राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पे जो 1789 की जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें दो तरह के चेंजेज आए, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। इस रेवोल्यूशन के द्वारा 1789 का जो रेवोल्यूशन था, इस रेवोल्यूशन के द्वारा वर्ल्ड में, यूरोप के इतिहास में और फ्रांस में दो तरह के चेंजेज आए, पहला पॉलिटिकल एंड दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। तो पॉलिटिकल चेंजेस में आप देखेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उससे थ्रू क्या हुआ ना कि पॉलिटिकल चेंजेस में जो सॉवरेंटी था, जो पावर था, यानी कि जो सत्ता था वो ट्रांसफ़र हुआ मोनार्ची टू फ्रेंच सिटीजन्स। सत्ता का ट्रांसफ़र हुआ मोनार्ची टू फ्रेंच सिटीजन, यानी कि राजतंत्र जो लोकतंत्र में कन्वर्ट हुआ, यानी कि राजा के पास जो पावर था वो आ गया जनता के पास। दूसरा जो चेंजेज आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा वह था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, जिसमें पीपल्स जो थे अपने नेशंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन खुद तैयार करेंगे और अपने डेस्टिनिटी को भी जो वे खुद तय करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट एक क्वेश्चंस निकल कर सामने आता है कि व्हाट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज डिड टेक प्लेस इन फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस डिड टेक प्लेस इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो दो तरह के चेंजेस हुए, ध्यान रखेंगे, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। आगे देखेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा जो है लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना आया, तो यह ऐसे ही नहीं आया था, इसके लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए थे। कुछ स्टेप्स लिए गए थे, कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स को ऐड किया गया था जिससे लोगों में जो है नेशनलिज्म की भावना तेज़ी से बढ़ा। जिसमें फर्स्ट स्टेप था द आइडिया ऑफ ला पार्टी, यानी कि द फादरलैंड, and the Laetians यानी कि citizens emphasized the nation of the united community enjoy equal rights under a constitution। तो पहला ये चेंजेस किया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कुछ कॉमन राइट्स दिया गया लोगों को। सेकेंड चेंजेस किया गया न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर। किसी भी देश के लिए उस देश का झंडा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि भारत का भी ट्राई कलर ही है, तो फ्रेंच फ्लैग जो है ट्राई कलर बनाया गया। तीसरा चेंजेस किया गया
कि जो स्टेट जनरल था उसका इलेक्शंस जो है सिटीजन्स के द्वारा, कौन सा सिटीजन्स, तो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। आपको 9 में याद होगा, 9 में बताया गया था कि दो तरह के सिटीजन्स होते थे, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन में थे जो टैक्स पेयर थे, और पैसिव सिटीजन में थे वुमेन्स और जो टैक्स नहीं देते थे। एंड रिनेम द नेशनल असेंबली, तो जो स्टेट जनरल था उसका नाम चेंज कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा चेंजेस किया गया कि कुछ हाइमन्स कंपोज किया गया, यानी कि तरह तरह के स्लोगन्स, नेशनल सॉन्ग्स, ये सब किया गया। साथ ही साथ ओथ्स भी जो है, मार्टियर्स, कमांडेटर्स, नेशंस के लिए जो है ये सब कंपोज किया गया। जैसे कि ना भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रहा था, तो उस समय भी तरह तरह के स्लोगन्स जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जो है हाइमन्स जो है बनाया गया था, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग जो है तरह तरह के स्लोगन्स दिए थे। साथ ही साथ आपको एक स्लोगन याद होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो ऐसे बहुत तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्लोगन्स जो है वहाँ भी लाया गया। नेक्स्ट चेंजेस किया गया फिर कि अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। यानी कि जो फ्रांस की टेरिटरी थी वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो है लाया गया। पूरी टेरिटरी के लिए एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो है लाया गया। 6 चेंजेस किया गया, यानी कि 6th चेंजेस किया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबलाइज्ड। ये बहुत बड़ा चेंजेस था। पहले क्या था ना कि जो कस्टम ड्यूटीज था, जिसे टैक्स, जैसे कि बिहार में कोई वस्तु खरीदे और बंगाल में गए तो वहाँ फिर से टैक्स देना पड़ेगा, तो इस तरह का जो टैक्सेस था या जो ड्यूज था वो सबको ख़त्म कर दिया गया और यूनिफॉर्मल सिस्टम वेट और मेजरमेंट्स को अपनाया गया। यानी कि पूरे देश में जो है एक मेजरमेंट यूनिट को अपनाया गया, वन टैक्सेशन को अपनाया गया। एंड लास्ट चेंजेस किया गया, रीजनल डायलेक्ट्स वी आर डिस्करेज। जो अलग अलग तरह के रीजनल डायलेक्ट्स थे उसको जो है ना डिस्करेज किया गया, और एक लैंग्वेज को है इनकरेज किया गया, एक नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया फ्रेंच को। तो इस तरीके से कई सारे चेंजेस किए गए ताकि लोगों में नेशनलिज्म की भावना है। एक लैंग्वेज रहेगा तो सबको लगेगा कि हाँ भाई, जैसे भारत में बात की जाती है अक्सर कि हिंदी को जो है नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। आपको ऑलरेडी पता होगा स्टूडेंट्स कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, यानी कि जो हम कहते हैं ना राष्ट्रीय भाषा, वो कोई नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 22 लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाया गया है और उसमें हम सभी काम करते हैं। तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को बनाया गया है। भारत में भी कहा जाता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को जो है भारत में लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम लोग जो एक और वीडियो है उसमें मैंने शेयर भी किया था। तो अब यहाँ से इस पैराग्राफ से एक और क्वेश्चन बनता है, और वे क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि विच क्लब्स वेयर सेटअप ऑफ द टेरिटरी ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशन। ये आगे आएगा, लेकिन इस पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि विच टाइप्स ऑफ स्टेप्स दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। यानी कि व्हाट स्टेप दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इन द फ्रेंच सिटीजन्स। यानी कि कौन कौन से स्टेप्स लिए गया जो फ्रेंच सिटीजन्स में जो है एक कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ को जो है प्रमोट किया, यानी कि नेशनलिज्म की भावना को जगाया। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है। और यहाँ मैंने साइड में क्वेश्चन बताया था कि विच क्लब्स वेयर सेट अप ऑफ आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन बाय हुम। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कौन सा जो है फ्रेंच मतलब क्लब्स बनाया गया था। तो इसको आगे हम देखेंगे कि कौन सा। तो यहाँ देखेंगे कि द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैकोबिन क्लब को जो है बनाया गया था आफ्टर द रेवोल्यूशन। और कौन बनाया था, तो वहाँ के स्टूडेंट्स और जो पढ़े लिखे लोग थे मिडिल क्लास के, उन्होंने यह बनाया था। और इनका एक्टिविटीज़ जो था, कैंपेन जो था, वे जो है प्रिपेयर हो रहा था, जिसमें फ्रेंच आर्मी जो थे मूव किए। यानी कि फ्रेंच आर्मी जो है ना इस नेशनलिज्म की भावना को जो है एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से फैला रहे थे, जो कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली तक जो है तेज़ी से फैला 1790 तक। विदाउट ब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन वॉर्स द फ्रेंच आर्मी बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। यानी कि जो
युद्ध वगैरह हुआ, आर्मी जो यहाँ से वहाँ मूव किए आर्मी की ट्रूप्स, उससे जो है ना पूरी फ्रेंच के अलावे जो वर्ल्ड था वहाँ पे इस नेशनलिज्म की भावना को जो है तेज़ी से फैलाने का काम किया गया। यह एक मैप दिया गया है जो कि वियना कांग्रेस हम आगे अभी पढ़ेंगे, तो वियना कांग्रेस के बाद जो है ना यूरोप का मैप कैसा था वो इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट क्लास 9 में आप लोग को याद होगा कि जो 1789 की क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति के 10 साल तक ही जो है डेमोक्रेसी जो चल रहा था वो 10 साल तक ही सही सलामत रहा। उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है नेपोलियन की, और फिर से जो है रिटर्न आता है मोनार्ची। यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पे रिटर्न आ गया डिक्टेटरशिप, और नेपोलियन जो है ना वो पूरे तरीके से डेमोक्रेसी को ना डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि वहाँ के पीपल जो बहुत खुशी मना रहे थे, नेपोलियन जो है बहुत जल्द जो कहा कि बहुत ज़्यादा खुश मत हो, आई एम कम बैक, यानी कि वहाँ पे मोनार्ची जो है वापस आया फिर से। लेकिन एक कुछ चेंजेज आया, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हैड incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। लेकिन वो पहले की तरह डिक्टेटरशिप जो आया नेपोलियन का, वो पहले की तरह का जो डेमोक्रेसी था ना, वो कुछ सारी चीज़ को अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट भी किया, और उसने जो है ना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया फिर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है द सिविल कोड ऑफ द 1804। इसे एक अनदर नाम से जाना जाता है नेपोलियनिक कोड के नाम से। तो अब इसमें जो है ना कुछ चेंजेस किया, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ना कि नेपोलियन का शासन करने के लिए जो है यह कॉन्स्टिट्यूशन था नेपोलियन के द्वारा बनाया गया। तो इसमें पहला चीज़ लाया गया कि जो प्रिविलेज था ना, बाय बर्थ जो प्रिविलेज मिलता था, जन्म से जो कुछ अधिकारी मिलते थे, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सब चीज़ को ना बकवास माना नेपोलियन, और कहा कि ये सब की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ। दूसरा क्या किया गया, तो सिविलाइज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के नज़र में सब बराबर होंगे, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, कानून के नज़र में सब बराबर, कोई भी गलती करेगा उसे सज़ा मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे नेपोलियन कोड के द्वारा जो है सबको सज़ा मिलेगा। सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, अब राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी दिया गया। पहले क्या था ना, मोनार्ची में राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी दिया गया। क्या है, चिंता की बात मत करो, तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा ही रहेगा, मुझे टैक्स देते रहो टाइम पे। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from the serfdom and manorial dues। ये बहुत बड़ा चेंजेस किया नेपोलियन, जिससे मतलब जनता खुश भी हो रहे थे नेपोलियन से। ऐसा नहीं कि डरने लगे थे। जब नेपोलियन आया था ना, उस समय जनता बहुत खुश थे कि अरे भाई तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें राइट्स भी दे रहा है, प्रॉपर्टी राइट्स भी दे रहा है, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। नेपोलियन क्या किया ना कि जितने भी जो फीडल सिस्टम था इसको ख़त्म कर दिया, सर्फडम्स यानी कि जो कर्ज था ना उससे मुक्ति दे दिया, और कहा कि भाई जो खेती करेंगे ना उसी को ज़मीन रहेगा, कोई जो है मालिक नहीं रहेगा। उसके बाद एक और चेंजेस किया कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वी आर रिमूव्ड, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस था उसे रिमूव कर दिया। यानी कि जो गिल्ड बना हुआ था ना, जो इसके बारे में क्लास आगे भी क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रिमूव कर दिया। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वी आर इम्प्रूव्ड। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, अभी जैसे कि ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो ये भी कम्युनिकेशन का ही देन है। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया ताकि उसे फ़ायदा हो, कंट्री के लोगों को फ़ायदा हो। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर न्यू इंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम। सभी लोग जो है ना, जो फ्रीडम उन्हें मिला उसको एंजॉय कर रहे थे, चाहे वो पीजेंट्स हो, वर्कर्स हो, ट्रेडर्स हो, मार्चेंट्स हो, सबको बेनिफिट हो रहा था। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पार्टिकुलर बिगिन realized that uniform law, standardized weight and measures, and common national currency would facilitate the movement of exchange of goods and capital from one region to another। तो बिजनेसमैन वगैरह जो थे ना, उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा था। उन्हें यह रियलाइज़ हुआ कि ये जो यूनिफॉर्मल लॉ है, वेट मेजरमेंट यूनिट्स जो एक कर दिया गया पूरा नेशंस के लिए, इससे ना सबको फ़ायदा होने लगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था। लेकिन ये जो बेनिफिट्स हम लोगों ने देखा, नेपोलियन जो चेंजेस किया,
तो जब भी कुछ चेंजेज होता है ना तो उसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स होता है। तो बहुत जल्द जो है जो लोकल पॉपुलेशन था फ्रेंच का जो है, तो नेपोलियन का ये जो फ़ायदा था ना, फ़ायदा के साथ साथ अब नुकसान भी देखने लगा। खासकर जो लोग थे, जैसे कि अलग अलग जो रीजन्स के थे, उन्हें नेपोलियन का अब जो है ना डर भी दिखेगा। In the area conquered, the reaction of the local population of French ruler were mixed. जो रिएक्शंस था ना नेपोलियंस के लिए वो मिक्स था लगभग लगभग। Initially in many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French army were welcomed as the harbingers of liberty. इन जगहों पे जो ना फ्रेंच आर्मी थी, नेपोलियन की जो सेना थी, इधर देख सकते हैं, तो इन लोगों का जो है ना बहुत वेलकम किया गया कि चलो भाई ये सब जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम सबको आज़ादी देगा, फ्रीडम देगा, सब कुछ देगा। बट द इनिशियल enthusiasm turned to hostility as it's become clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. अब यहाँ पे जो उत्साह दिख रहा था, इंथुजियाज्म दिख रहा था, वो बहुत जल्द जो है ना शत्रुता में जो है ना हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट होने जा रहा था। तो इसमें जो पहला चेंजेस था, क्यों लोग डरने लगे थे, तो पहला चेंजेस था ना इंक्रीज टैक्स। क्योंकि जो नेपोलियन थे ना, तो नेपोलियन का ड्रीम था, सपना था कि पूरे वर्ल्ड पे राज करना। इनका मानना था कि पूरा यूरोप मेरा रहेगा। तो इसके लिए ना यूरोप के जितने भी आसपास की बगल वाला कंट्री था, उन सब से झगड़ा स्टार्ट कर दिए। इनकी जो सेना थी ना, वह तेज़ी से जो है ना झगड़ा स्टार्ट कर दी नेपोलियन की सेना। सभी आसपास के जितने भी पड़ोसी थे सबसे बोला गया कि या तो मेरी अधीनता को स्वीकार करो, यानी कि मेरे अंडर आ जाओ, और नहीं तो भाई मेरा सामना करो। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर भी आ गए और बहुत सारे लोग इसे फाइट भी किए। तो फाइट तो ऐसी होता नहीं, उसमें बम गोली बारूद लगता है, यानी कि उसमें पैसे खर्च होते हैं। तो बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था, जिसकी वजह से टैक्स को इंक्रीज़ किया गया। तो अब यहाँ डर क्यों लगने लगा लोगों को नेपोलियन से, तो पहला रीज़न इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स conscriptions into the French armies required to conquer the rest. तो यहाँ पे पहला डर था कि जो टैक्स बढ़ गया, तो पहला प्रॉब्लम सब सामना किया लोग। दूसरा सेंसरशिप, भाई सारा आज़ादी दिए हैं लेकिन बोलने का नहीं, मतलब खाओ पियो कुछ भी करो लेकिन सरकार के खिलाफ, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ कुछ मत बोलो। जैसे कि अभी चाइना में है, हमारे इंडिया में है ना भाई, अच्छा गवर्नमेंट कर रहा है तो अच्छा कहते हैं, ख़राब कर रहे हैं, जैसे कि अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर मोदी जी का कोई पॉलिसी में अच्छा नहीं लगा तो हम क्रिटिसाइज करते, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था, बोलने की आज़ादी खत्म है। इवन पीपल ही नहीं, वहाँ की मीडिया को भी सेंसर कर दिया गया। फोर्स कंस्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मी, लोगों को जो है ना प्रेशराइज किया गया कि आपको आर्मी ज्वाइन करना है। रिक्वायर्ड टू कनक्योर द रेस्ट ऑफ यूरोप, और ये क्यों, क्योंकि पूरी यूरोप पे जो है ना वो कब्जा करना चाहता था, इसलिए आर्मी की ज़रूरत थी। ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, और ये सब किया जा रहा था, ये सब जो किया गया नेपोलियंस के द्वारा, इससे जो है ना लोगों का डर बढ़ गया। यानी कि नेपोलियन कुछ अच्छे काम किए तो उनका कुछ पॉजिटिव थिंग्स था, और कुछ बुरे काम किए इनका नेगेटिव थिंग्स था। तो यहाँ पे कैम्प्रेसाइज पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डिड द पीपल्स इन द कनक्योर्ड टेरिटरी बिकम होस्टाइल टू नेपोलियन। क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड द पीपल इन द कनक्योर्ड टेरिटरीज बिकम होस्टाइल टू नेपोलियन रूल। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज जो राइज ऑफ नेशनलिज्म था, इसका फर्स्ट जो सीरीज़ है वीडियो का, इसमें आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे, एंड लास्टली अनदर इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट, वीडियो जो है आपको नॉलेजेबल लगा उसके लिए भी कमेंट करेंगे और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।